तो देखिए, जैसे कि हम लोग हरियाणा एडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो हरियाणा एडीए का सिलेबस पीछे चेंज कर दिया था आयोग ने, और उसमें से लॉ को पूरी तरीके से हटा दिया था, और लॉ को हटा के केवल जीएस जीएस रखा था। फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 50% जीएस और 50% लॉ की फिर व्यवस्था की गई, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इस बार जीएस, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, इसलिए जीएस पे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा जोर रखेंगे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हर साल रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कौन से हुए हैं, उससे रिपीटेडली क्वेश्चंस एडीए में और हरियाणा के पीसीएस में पूछे गए हैं। तो उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। थोड़ा सा इस बार पैटर्न चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक क्या है कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है एडीए, लेकिन क्योंकि जीएस का पोर्शन बढ़ा है, तो थोड़ा सा हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिली जाएगी, तो आप लोग रिवाइज तो करेंगे ही इसको, उम्मीद रखता हूँ, है ना। तो सबसे पहले अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद शांति लाने के लिए, पीस रखने के लिए किस संस्था का निर्माण किया गया था? सुमित जी बता सकते हैं क्या? सर लीग ऑफ नेशंस। लेकिन लीग ऑफ नेशंस उस पीस को नहीं रख पाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो लीग ऑफ नेशंस को डिसॉल्व कर दिया गया, और फिर पीस बनाए रखने की जिम्मेदारी यूएन ने उठाई, यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, एनकरेज फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो, एंड सॉल्व ग्लोबल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक भी, और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स दुनिया भर में जो चल रही हैं, उसको भी सॉल्व करने का काम कौन करता है? यूनाइटेड नेशन करता है, उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब यूएन के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं ये बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? इसका जो यूएन का हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में, यूएसए के अंदर, और 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को, यूएसए के अंदर इसके चार्टर को साइन किया गया था। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को माना जाता है, और इसी दिन यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट करते हैं। कब? 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे है। 26 जून क्या है? चार्टर साइन हुआ 26 जून 1945 को, जून में चार्टर साइन हो गया, अक्टूबर में क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस डे मना लिया गया। ठीक है, इसके बाद 193 मेंबर्स हैं इसके, 193 मेंबर हैं, और लेटेस्ट मेंबर है 2011 में जुड़ा हुआ साउथ सुडान। ठीक है, अब इसमें देखो 2023 या फिर 2018 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, एक सेकंड, तो 2018 का है शायद, है ना। 2018 के पेपर में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। तो उसके अंदर अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश, ये क्या हो गई? ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। उसके अंदर जर्मनी, जर्मन पूछा हुआ था, तो जर्मन कैसी है? जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं एलिमिनेशन वाले, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो सीधे सीधे यही बनता है कि कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी लैंग्वेज है वो नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट इसका यूएन चार्टर है, आप लोगों को पता है। नेचर क्या है इसका? द यूएन इज नॉट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, दुनिया की गवर्नमेंट नहीं है। इट इज नॉट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, है ना। क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन कंसेंट, कंसेंट पे आधारित है। जो पार्टीज हैं वो कंसेंट देंगी अपनी, ठीक है ना। तो तभी जो यूएन के जो प्रोग्राम्स हैं वो किस देश में कब लागू होंगे? जब वो पार्टीज कंसेंट देंगी। कंसेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ सोवरेन स्टेट्स, कंसेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ सोवरेन स्टेट्स, हर एक स्टेट का, 193 देशों का कंसेंट और उनकी
कोऑपरेशन के साथ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं इसके? प्रिंसिपल ऑर्गन्स में सबसे पहले आ गया उंगा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पीस। ठीक है, और जनरल असेंबली, जनरल बाकी सारी मीटिंग्स वगैरह इसके अंदर होती है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 क्या है इसके? प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के। ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बीच में अंतर होता है। इसको देखते हुए क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्पेशलाइज्ड और एजेंसी ऑफ यूएन? तो उसके अंदर इनमें से कोई डाल देगा। आपको लगेगा ये तो यूएन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो नहीं होगी। इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्या है? ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बीच में अंतर है। जैसे आईसीजे क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल ऑर्गन है। डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। वो हेल्थ सेक्टर में स्पेशलाइज्ड काम करता है। ठीक है, वो इसका प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो तो यूएन का पार्ट ही नहीं है ना। वो रोम इंस्टीट्यूट के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे। देखो यूएनजीए इसकी पहली क्या है? यूएनजीए इसकी पहली प्रिंसिपल ऑर्गन। ठीक है, तो बेसिक नेचर क्या है? यूएनजीए इज, देखो ये एकदम स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है। यूएनजीए क्या है? यूएनजीए डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन है। ठीक है, जहां पर सिक्योरिटी एंड पीस कीपिंग है वो यूएनएससी है, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये अंतर है। मेंबर इसके 193 मेंबर है, उसके 15 मेंबर है यूएनएससी के। वोटिंग यहाँ पर हर एक स्टेट का एक वोट होता है। कहां पर? यूएनजीए में, उंगा में। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो 2/3 मेजोरिटी से, जैसे नए मेंबर को ऐड करना, बजट के मैटर्स के ऊपर, ये जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वरना जो बाकी के मुद्दे हैं उनके ऊपर सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे काम हो जाता है। इसके मेन फंक्शंस क्या है? इंटरनेशनल इशूज के ऊपर डिस्कशन करना, यूएन के बजट को अप्रूव करना। किसका? यूएनजीए के हैं फंक्शंस, यूएनएससी के नहीं है। यूएनजीए जनरल असेंबली, जनरल काम क्या है? इंटरनेशनल इशूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, यूएन बजट को अप्रूव करेंगे, इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। अब यूएनएससी में 5 तो परमानेंट मेंबर हो गए, P5 कंट्रीज, है ना। उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिसको इलेक्ट करने का काम कौन करता है? उंगा करता है। ठीक है, इकोसॉक के मेंबर्स को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है उसके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए जो बॉडी है उसके अंदर उंगा भी पार्ट है। ठीक है, पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन ऑफ आईसीजे, आईसीजे के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूएनएससी, यूएनएससी क्या करेगा? रिकमेंड करेगा कि किसको सेक्रेटरी जनरल बनाना है। ठीक है, और बनाएगा कौन? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उंगा करेगा, यूएनजीए करेगा। ठीक है, मेक्स रिकमेंडेशन ऑन पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट। तो ये इसके 7 काम है, 7 फंक्शन है उंगा के। इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूएनजीए। तो इसलिए इसको 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, और इस लायक याद हो जाएगा कि आप एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन। ठीक है, तो वहां पर एलिमिनेशन मेथड से आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर? उंगा रिजोल्यूशंस आर जनरली रिकमेंडरी, रिकमेंडेटरी होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते। ठीक है, केवल बजट और इलेक्शंस को छोड़ के बाकी सारे बाइंडिंग नहीं होते। और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूएनजीए इज नॉट, अच्छा यूएनजीए से ज्यादा पावरफुल है यूएनएससी किस मामले में? जहां पर मैटर हो पीस एंड सिक्योरिटी का, वहां पर जो मेन बॉडी है वो यूएनएससी है, जिसके अंदर P5 कंट्रीज प्लस 10 मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स मिलके क्या लेंगे? का डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब आ गया यूएनएससी। यूएनएससी क्या है? मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है
जहां पर बात हो पीस की और सिक्योरिटी की। ठीक है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पीस। 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। वो नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, है ना। और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो सबको याद ही होंगे, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके, है ना। ये 5 क्या है? परमानेंट मेंबर्स हैं। और उंगा इनका इलेक्शन करता है, किनका? जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कौन करता है? यूएनजीए, जनरल असेंबली उसका इलेक्शन करेगी और 2 साल के लिए वो मेंबर रहेंगे। इंडिया भी कई बार इसके अंदर मेंबर रह चुका है। जबकि हम वीटो पावर की अगर बात करें तो वीटो पावर केवल P5 कंट्रीज के पास ही होता है। वीटो पावर क्या होता है? पावर टू स्टॉप एनी रेजोल्यूशन, किसी भी रेजोल्यूशन को रोक देने की पावर। भले ही सारे के सारे कंट्रीज क्या कर रहे हो, इन 15 में से 14 कंट्रीज ये कह रहे हो कि ये पास होना चाहिए, लेकिन किसी एक परमानेंट मेंबर ने उसके ऊपर वीटो कर दिया, तो फिर वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो जो सिंपल मैटर्स हैं उसमें 8 वोट चाहिए होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं, सब्सटेंटिव मैटर्स हैं, उसके अंदर 9 वोट चाहिए होते हैं। लेकिन इन 9 वोट के बाद भी अगर कोई वीटो कर दे तो क्या हो जाएगा? वो काम रुक जाएगा। पावर्स क्या है यूएनएससी की? सैंक्शंस इंपोज करना। जैसे दुनिया भर के अंदर अभी यूएसए सैंक्शंस इंपोज करता घूम रहा है ना, आप लोग न्यूज में देखा होगा। तो वो सैंक्शंस इंपोज करना यूएसए का काम है ही नहीं, वो काम है यूएन का। किसका? यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है दुनिया भर के ऊपर अगर किसी भी देश के ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं तो सैंक्शंस लगाएगा यूएनएससी। ठीक है, अच्छा, यूज ऑफ फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूएन चार्टर के अंदर आर्टिकल 51 कहता है कि यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन कब हो सकता है? कब हो सकता है? दो ही परिस्थिति है उसकी, आर्टिकल 4 के अंदर दो ही परिस्थिति है। पहला, सेल्फ डिफेंस में यूज हो सकता है फोर्स, तो सेल्फ डिफेंस में यूज होगा। या फिर कब यूज होगा? जब यूएनएससी ऑथराइज कर दे, कैन ऑथराइज यूज ऑफ फोर्स। तो यूएनएससी क्या कर सकता है? ऑथराइज कर सकता है यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी कंट्री। जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, सब लोगों को पता है ना। आज फिर से वो पीस डील जो चल रही थी वो फिर से वो बंद हो गई। तो अभी क्या कर सकता है यूएन? यूएन ये कह सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि वर्ल्ड, दुनिया, ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको खोले रखने के लिए हम यूज ऑफ फोर्स करेंगे। तब ये क्या, यूएनएससी क्या करेगा? पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेगा। उसको आगे देखते हैं क्या होता है पीस कीपिंग फोर्सेस। कैन एस्टैब्लिश पीस कीपिंग मिशन। तो पीस कीपिंग मिशन को क्या कर सकता है? यूएनएससी एस्टैब्लिश कर सकता है। कैन रेफर सिचुएशन टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को रेफर कर सकता है। कैन रिकमेंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल के अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करता है, ऊपर भी देखा था हमने। कैन रिकमेंड एडमिशन ऑफ न्यू यूएन मेंबर्स, जो कोई नया देश यूएन का मेंबर बनना चाहता है उसके लिए। कैन पास बाइंडिंग रिजोल्यूशन अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर। तो बाइंडिंग रिजोल्यूशन केवल चैप्टर 7 यूएन चार्टर के अंदर ही दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यूएनजीए क्या करता है? डिस्कस करता है। और यूएनएससी क्या करता है? बाइंडिंग डिसीजन लेता है। तो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है? यूएनएससी है। लेकिन यूएनजीए क्या है? मेन जनरल बॉडी है, ये डिस्कशन रिकमेंडेशंस देने का काम इसका है। ठीक है, वीटो पावर इन 5 देशों के पास, हमने डिस्कस कर ही लिया। वीटो डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीजरल मैटर्स के ऊपर वीटो अप्लाई नहीं होती है, केवल सब्सटेंटिव मैटर्स के ऊपर होती है। और कंट्रोवर्शियल क्यों है वीटो? आप लोगों को पता ही है ये सारी चीजें, क्योंकि जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक मेंबर भी चाह ले तो जो रिजोल्यूशन बाकी के यूनानिमसली नहीं चाह रहे हैं, मतलब एक कंट्री नहीं चाह रहा है बस, बाकी सारे देश यूनानिमसली चाहते हैं कि ये रिजोल्यूशन पास हो, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो P5 के कंट्रीज के पास क्या है? वीटो पावर है। जैसे रशिया यूक्रेन के मैटर पे भी रशिया ने वीटो कर लिया, है ना। इसराइल फिलिस्तीन के मैटर पे भी ऐसे ही हुआ, सीरिया के मैटर में भी ऐसे ही हुआ। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया भी डिमांड करता है परमानेंट 5 कंट्रीज के अंदर, यानी कि परमानेंट सीट इनसाइड यूएन। और सबसे बड़ी बात, हम लोग यूएनएससी का क्या चाहते हैं? हम लोग यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं। हम लोग रिफॉर्म क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि एक तो हम
हमारा देखो एक तो दावा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारा दावा सबसे मजबूत है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे पास सबसे ज्यादा है दुनिया भर में। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है। उसके अलावा इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इकोनॉमी भी हमारी ठीक ठाक है, अभी फोर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट जो भी नंबर चल रहा है, अच्छी खासी, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेट इकोनॉमीज में से है। इसके अलावा पीस कीपिंग फोर्सेस में हम लोग कई बार कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। ग्लोबल साउथ की वॉइस है हम लोग। हमारा यही मेन पॉइंट है कि भाई यूएन के अंदर, यूएनएससी के अंदर केवल और केवल ग्लोबल नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और इंडिया क्या है, इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो इंडिया लीडर है उसके अंदर। ठीक है, अब अगर आप चाइना को मानते हो ग्लोबल साउथ, तब तो चाइना लीडर है। अगर आप चाइना को नहीं मानते हो ग्लोबल साउथ, क्योंकि अब चाइना डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाने लगा है, तो अगर आप उसको ग्लोबल साउथ नहीं मान रहे हो, तब तो फिर इंडिया ही लीडर है। तो ऐसे में क्या है कि इंडिया को उसके अंदर परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। ठीक है, G4 कंट्रीज याद रखेंगे। G4 कंट्रीज क्या है, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ये चार कंट्रीज यूएन के अंदर जो वोटिंग वगैरह होती है, 193 देशों की जो वोटिंग होती है यूएनजीए की, उसके अंदर एक दूसरे का साथ देंगे, ऐसा हम लोग कहते हैं। ठीक है, मेजर चैलेंजेस क्या है, यूएन चार्टर अमेंडमेंट, अप्रूवल ऑफ, ठीक है छोड़ दो। इंडिया सीक्स एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी इन बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरीज, है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ को भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में डिफरेंस पता है ना आप लोगों को? रितु जी, टिया जी, सुमित जी, अंजुम जी, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? जीएस की क्लास में आप लोग बात नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। कोई नहीं बोलेगा? सर ग्लोबल नॉर्थ में ज्यादातर वो कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली मतलब वेल्दी हैं, टेक्नोलॉजिकली उनमें एक एडवांसमेंट है। और ग्लोबल साउथ में ज्यादातर वो कंट्रीज है जो या तो अभी डेवलपिंग स्टेज में है या फिर आने वाले टाइम में इमर्जिंग इकोनॉमी हो सकती हैं, या पहले के टाइम में उनकी हिस्ट्री रही है कि उनको मतलब एक्सप्लॉइट किया गया, या इसी तरह से जो एक दोनों ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच एक डिफरेंशिएशन है। हम्म। तो ये जोग्राफिकल ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ नहीं है। ये कैसा है, ये डेवलपमेंट के पैमाने पे ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को डिवाइड किया गया है। और जो लाइन इसको डिवाइड करती है उसको बोलते हैं बैंडिट लाइन। क्या बोलते हैं, बैंडिट लाइन। ठीक है, जैसे ये हमारा वर्ल्ड मैप है, तो इसके ऊपर अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचना शुरू करें, ऐसे एक लाइन खींचे, और ये टर्की को लेते हुए, और ये कजाकिस्तान को छोड़ते हुए यहाँ से आ जाए, अगर हम ऐसे एक लाइन खींचते, तो इस लाइन को बोलते हैं बैंडिट लाइन। क्या बोलते हैं, बैंडिट लाइन। इसके नीचे जितने भी कंट्रीज हैं वो गरीब है, और इसके ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं वो सब अमीर है, डेवलप्ड कंट्रीज है। देख लो, यूक्रेन, कनाडा, रशिया, कजाकिस्तान, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ये सब कैसे है, ये मैक्सिको से लाइन बनती है, यहाँ से मैक्सिको। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंडेड लाइन। ठीक है, ये है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। तो इसमें ग्लोबल साउथ में इंडिया क्या है, ग्लोबल साउथ का वॉइस है, ग्लोबल साउथ की बात यूएन के अंदर रखता है, और हम लोग हमेशा से रखते भी आए हैं। जो आप लोग सीबीडीआर का मैकेनिज्म देखते हो, जिसमें कि डेवलपिंग कंट्रीज को फंड मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज से अपने यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट कर सकें। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है वो किस लिए होता है, वो इंडिया की वॉइस की वजह से होता है, क्योंकि इंडिया ने, इंदिरा गांधी ने उस समय पर ये कंसेप्ट दिया था कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है सबकी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज्यादा है जो डेवलप्ड, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, तो इकोसॉक देखते हैं। इकोसॉक क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, 54 मेंबर कंट्रीज हैं इसके, और इलेक्शन होता है इसके अंदर, यूएनजीए इसका इलेक्शन करता है मेंबर्स का, और 3 साल के लिए इसका टर्म होता है बस। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, इसका इकोनॉमिक फंक्शंस नहीं,
लेकिन क्या है, प्रमोट करना है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को। इकोसॉक नाम से लगता है कि कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, लेकिन ये सोशल एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज से इंटीग्रेट करने के लिए ज्यादा है। कोऑर्डिनेट्स वर्क ऑन यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, वर्क ऑन ह्यूमन राइट्स, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, लेबर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम करता है, एसडीजीज के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल कितने एसडीजीज है, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? 12, 15, 17, 20, कितने? जल्दी बताओ अंजुम जी। 12, 15, 17, 20, कितने एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, हरियाणा एडीए में। जी सुमित जी, टिया जी, ऋतु जी। 17। 17, वेरी गुड। तो 17 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये याद रखेंगे, है ना। और एनजीओ और सिविल सोसाइटीज के साथ इनका कोऑर्डिनेशन करना और इन सब प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कराना, ये इकोसॉक का काम है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट कोऑर्डिनेट्स इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ यूएन। ठीक है, आईसीजे सब लोगों को पता ही है, हेडक्वार्टर हेग में है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ यूएन चार्टर के द्वारा। और इसका काम जो शुरू हुआ 1946 में शुरू हुआ। इसके अंदर 15 जज होते हैं, 9 साल का इनका टर्म होता है। ठीक है, यूएनजीए और यूएनएससी मिलकर इसका क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं कि किस जज को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। और कौन कौन पार्टीज होता है इसके सामने? तो जो सोवरेन स्टेट्स हैं वही इसके सामने पार्टीज हो सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल इसके सामने पार्टीज नहीं हो सकते हैं। इसका मेन काम क्या है? स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है उनको सेटल कराना और एडवाइजरी ओपिनियन देना, अगर यूएन ऑर्गन, कोई भी यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन कोई या फिर स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या करता है, कोई रिकमेंडेशन मांगता है। ठीक है, तो इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम स्टेट्यूट 1998 से क्रिएट होता है। इसका यूएन से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर का इसका हेग में है, नीदरलैंड्स के अंदर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इंडिविजुअल को ट्राई करता है, स्टेट्स को ट्राई नहीं करता। जैसे अभी जो एक केस चल रहा है बहुत ही फेमस, उसमें क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है ना, उसके ऊपर जिनोसाइड कन्वेंशन के और वॉर क्राइम्स के एलिगेशंस है, जो किसने लगाए? साउथ अफ्रीका ने लगाए उसके ऊपर, आईसीसी के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट वारंट जारी किया हुआ है, देश के अगेंस्ट नहीं। तो क्या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ट्राई करता है, जिनोसाइड के हो गए क्राइम, वॉर क्राइम्स हो गए, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम हो गए, क्राइम ऑफ एग्रेशन हो गए। तो आईसीसी क्या है? इंडिपेंडेंट ट्रीटी बेस्ड कोर्ट है। क्या है? इंडिपेंडेंट ट्रीटी बेस्ड कोर्ट है, और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया ने क्यों नहीं कर रखा साइन इसकी ट्रीटी के ऊपर? क्योंकि सोवरेनिटी का खतरा है, लॉज की इनकंसिस्टेंसी का खतरा है। हो सकता है कि आईसीसी किसी लॉ को किसी अलग तरीके से डिफाइन कर रही हो और हमारा लॉ किसी अलग तरीके से डिफाइन कर रहा हो, वो खतरा है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस चल सकते हैं वहां पर, है ना। और यूएनएससी और आईसीसी का रेफरल है, तो बायस्ड डिसीजंस हो सकते हैं उनके, इसीलिए हम वहां से उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। आईसीजे क्या है? प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का, और ये नहीं है, आईसीसी नहीं है। और ये क्या करता है? स्टेट्स के बीच में डील करता है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स को से डील करता है। ये यूएन चार्टर से क्रिएट हुआ है आईसीजे। आईसीसी रोम स्टेट्यूट से क्रिएट होता है ना। तो ये सारे इसके वो है, डिफरेंसेस हैं, इसको हल्का सा पढ़ लेना। इसके अलावा यूएन सेक्रेटेरिएट है ना, इसका बेसिक नेचर क्या है? द सेक्रेटेरिएट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, यूएन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन। ठीक है, और सेक्रेटेरिएट इसको हेड कौन करता है? सेक्रेटरी जनरल इसको हेड करता है, और डे टू डे वर्क को कैरी आउट करना इसका काम है। फंक्शंस क्या है? प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस,
इम्प्लीमेंट्स डिसीजन ऑन यूएन ऑर्गन्स, यूएन ऑर्गन्स पे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, जो डिसीजन लिए गए हैं यूएन ऑर्गन्स, और प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना, coordinates research and fact finding, coordinate peacekeeping and humanitarian work, brings international issues to attention of UN organs. ठीक है, इंटरनेशनल इश्यूज को यूएन ऑर्गन्स के सामने रखना। और सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल इसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। इसको यूएनएससी रिकमेंड करता है और यूएनजीए क्या करता है, अपॉइंट करता है। 5 साल के लिए इसका अपॉइंटमेंट होता है। अभी फिलहाल में एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है, सेक्रेटरी जनरल हैं, जो पोर्चुगल के रहने वाले हैं। और इनका एक्सटेंशन हुआ है, इनका नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 1 जनवरी 2017 से ये ऑफिस में है। इसके अलावा बान की मून साउथ कोरिया से एक बार सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, काफी फेमस। कोफी अन्नान और ट्रिग्वे लिए फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे नॉर्वे से। ठीक है, तो इन तीनों का भी नाम याद रखेंगे। इनका जो एंटोनी गुटेरेस है, इनका नाम याद रखेंगे। और करंट सेकेंड टर्म है इनका 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई थी। ट्रस्टीशिप काउंसिल किसने बनाई थी, जो ट्रस्ट कंट्रीज बनाए थे, कुछ जो ट्रस्ट कंट्रीज अंडर कॉलोनीज थे, जो कॉलोनाइज्ड थे, उनको आजाद कराने के लिए, इंडिपेंडेंट कराने के लिए। तो 1994 में पलाऊ को आजाद कराने के बाद जो लास्ट ट्रस्ट कंट्री थी जो आजाद कराई थी, पलाऊ को आजाद कराने के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या हो गई, ये एबॉलिश नहीं हुई है, याद रखना, सस्पेंड हो गई। इसने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स में है, यूएन के छठा प्रिंसिपल ऑर्गन है ये ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, सस्पेंडेड है लेकिन। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑर्गन ये तो हो गए 5, 6 कौन से हो गए जो अभी हमने पढ़े, ये 6 कौन से हो गए, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हो गए। यूएनजीए, यूएनएससी, इकोसॉक, आईसीजे। आईसीसी नहीं है, आईसीसी यूएन का पार्ट ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, याद रखना। सेक्रेटेरिएट ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन कौन सी है, जैसे डब्ल्यूएचओ हम लोग जानते हैं, यूनेस्को जानते हैं, आईएलओ जानते हैं, एफएओ जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ जानते हैं, वर्ल्ड बैंक जानते हैं, है ना। इसके अलावा आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमओ मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वीपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वीपो, है ना। आईएफएडी फंड फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यूएनआईडीओ नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और एक यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, आईटीयू टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और डब्ल्यूएमओ मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस इनका भी थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लेंगे कि कौन कौन से इसके किसमें आते हैं, स्पेशलाइज्ड उसमें आते हैं, एजेंसी में। लेकिन सारे तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत सारे हैं, तो हल्का सा बस जो मेन मेन है उनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कुछ फंड्स और प्रोग्राम है जैसे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये बच्चों के लिए न्यूट्रिशन, एजुकेशन और वैक्सीनेशन वगैरह जो होते हैं, इम्यूनाइजेशन होता है, तो उन सब के लिए, और चाइल्ड्स राइट्स के लिए ये क्या करते हैं, एक फंड क्रिएट किया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी के अगेंस्ट काम करते हैं और गवर्नेंस के लिए काम करते हैं। ठीक है, यूएनईपी एनवायरमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट के लिए जो काम करते हैं। यूएनएचसीआर हाई कमीशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, तो रिफ्यूजीज के लिए ये, और रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंदर रिफ्यूजी कौन होता है और इलीगल इमिग्रेंट कौन होता है, इनके बीच में कोई डिफरेंस है क्या? सुमित जी, प्रिया जी, रितु जी, कोई बता दो, क्या रिफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट, इनके बीच में कोई अंतर है या नहीं, दोनों एक ही हैं? क्या डिफरेंस है रितिया जी? सर आप बता दीजिए, मालूम नहीं है। रिया जी बता रही है, मुझे लगता है ऐसा। रिया जी माइक खोल के बता दीजिए।
चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है रिफ्यूजीज के लिए। हाँ जी, कोई कुछ बताना चाहता है? Sir, refugees are people who are escaped from any war or any violence activities in their own country. हम्म, और इलीगल इमिग्रेंट? Sir, इसका आइडिया नहीं है सर। इलीगल इमिग्रेंट सीधा सीधा जो वॉर से बच के नहीं, जो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए कहीं पर शिफ्ट हो रहा है बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, उसको इलीगल इमिग्रेंट बोलेंगे। जैसे बांग्लादेश से इंडिया में बहुत सारे लोग आते हैं, इंडिया से यूएस से बहुत सारे लोग जाते हैं, डंकी मार के जाते हैं ना, तो इलीगल इमिग्रेंट है वो। और रिफ्यूजी कौन है? जो अपने देश में परेशान है, जो अपने देश में परसिक्यूटेड है, चाहे वो एथनिकली परसिक्यूटेड है, चाहे वो पॉलिटिकली परसिक्यूटेड है, चाहे वो रिलीजियसली परसिक्यूटेड है, चाहे वो वॉर की वजह से अपने देश में परेशान है, उसके देश में वॉर चल रही है और उसको अपना देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया? वो रिफ्यूजी हो गया। रिफ्यूजी को वापस नहीं भेजा जा सकता जब तक कि उसके सुरक्षा की गारंटी ना हो, तब तक कोई देश उसको वापस नहीं भेज सकता। लेकिन इस रिफ्यूजी कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेटरी नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, यूएनएफपीए, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूएन वुमेन जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। तो यूनिसेफ क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ये सब क्या है? ये सब फंड्स हैं। स्पेशलाइज्ड एजेंसी, फंड और प्रिंसिपल ऑर्गन, ये 3 तरह की चीजें हो गई यूएन के अंदर। अभी अब ये है यूएन पीस कीपिंग। ये क्या है? ये फोर्स है, क्योंकि यूएन की खुद की कोई फोर्स नहीं है, यूएनएससी की खुद की कोई फोर्स नहीं है, तो मेंबर स्टेट्स से ही यहाँ पर क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है और पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती है, ठीक है। और यूएनएससी इस पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए ऑथराइजेशन देता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कंसेंट ऑफ द पार्टीज वहीं जा सकती है जहां पर कंसेंट मिली हो। कैसे काम करेगी? इम्पार्शियली काम करेगी और नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। मैंडेट किसका? यूएनएससी का। तो यूएनएससी के मैंडेट के अलावा या सेल्फ डिफेंस के अलावा कहीं पर भी फोर्स का यूज नहीं कर सकते। क्या रोल है इनका? सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, सीज फायर को मॉनिटर करना, पॉलिटिकल प्रोसेस को सपोर्ट करना, डिसआर्मामेंट और डिमोलिशन को असिस्ट करना, इलेक्शंस में हेल्प करना, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना और कॉन्फ्लिक्ट के बाद रिकंस्ट्रक्शन को असिस्ट करना, ठीक है। ये इसके 7 काम है। इंडिया ने भी कई बार पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर मदद की है, ठीक है। इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ये आपके लिए बिल्कुल एक वर्ड में जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, जैसे यूएन का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क के अंदर हो गया, आईसीजे का हेग में हो गया, यूनेस्को का पेरिस में है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का कहाँ है? जेनेवा, ठीक है। आईएलओ का भी जेनेवा, डब्ल्यूटीओ का भी जेनेवा, ठीक है। ये तीनों स्विट्जरलैंड में। कौन? डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, डब्ल्यूटीओ, ठीक है। इसके अलावा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन। पैसा सारा का सारा कहाँ रखा है? यूएस ने अपने पास रखा है। और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेबर और हेल्थ कहाँ चला गया? यूरोप में चला गया, स्विट्जरलैंड के अंदर चला गया, ठीक है। यूनिसेफ चिल्ड्रंस फंड पेरिस, यूरोप में चला गया। कह रहे सारे काम तुम करो, जस्टिस भी तुम देखो। हम क्या रखेंगे? यूएन रखेंगे हेडक्वार्टर, सबसे बड़ा हेडक्वार्टर यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और पैसों का मामला सारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वॉशिंगटन में, ठीक है। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे तुम रखो रोम के अंदर। डब्ल्यूएफपी फूड प्रोग्राम भी रोम के अंदर। यूएनईपी, यूएनईपी जरूर याद रखेंगे, एनवायरमेंट प्रोग्राम। एनवायरमेंट के लिए कोई भी काम करने को तैयार नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज में से, इसीलिए एकमात्र ऐसा काम है, एकमात्र ऐसा हेडक्वार्टर है जो डेवलपिंग कंट्री के अंदर है, कीनिया में, नैरोबी, ठीक है। यूएनएचसीआर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, ठीक है, केवल एक यूनिसेफ रखा हुआ है। यूएनडीपी न्यूयॉर्क। इसके अलावा आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। आईएमओ लंदन में है। और वीपो, वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी,
वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। ठीक है, अब ये कुछ मैंने आर्टिकल्स निकाले जो इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का सा देख लेते हैं, है ना। तो पर्पस अगर पूछते हैं कहाँ दे रखा है, तो आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 2 के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन, प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, इंक्लूडिंग सोवरेनिटी, इक्वालिटी, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल 2 के अंदर है। आर्टिकल 7 क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो है आर्टिकल 7 में है। कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का रखा है आर्टिकल 23 में है। वोटिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 27 में। तो 20 में क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है। और प्रिंसिपल ऑर्गन्स का है 7 में। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, कहाँ पर है, 7 में। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन 7 में है। ठीक है, ये याद रखना। उसके अलावा आर्टिकल 92 आईसीजे एज प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 4 भी याद रख लेना। आर्टिकल 51 के अंदर क्या रखा है कि फोर्स का इस्तेमाल कोई भी देश किसी भी देश के अगेंस्ट नहीं करेगा। आर्टिकल 4 के अंदर से एक्सेप्शन दे रखे हैं, सेल्फ डिफेंस और यूएनएससी का ऑथराइज। ठीक है, चैप्टर 6 के अंदर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, और चैप्टर 7 के अंदर एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू पीस, ब्रीचेस ऑफ पीस एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। यहाँ पर मैंडेटरी, यहाँ पर बाइंडिंग होते हैं आर्टिकल चैप्टर 7 के अंदर। ठीक है, चैप्टर 14 के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे रखा है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ये डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस करते हुए आ जाता है यूएनएससी यूएनजीए के अंदर, है ना। और आईसीसी आईसीजे स्पेशलाइज। और ये क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल याद करके ही जाने। आईसीजे इज प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन बट आईसीसी इज नॉट। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। द यूएन हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। ट्रस्टीशिप काउंसिल्स स्टिल एग्जिस्ट बट इज इनएक्टिव। सीधे सीधे पूछेगा यूएन के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है, कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन। सीधे सीधे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको पढ़ लोगे तो इजी हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने 20-25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन निकाले, है ना। ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, या क्वेश्चंस भी कराऊं मैं, आप लोग कहोगे तो करा भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि टाइम ज्यादा लगेगा फिर हमको उसमें। क्वेश्चंस तो खुद कर लोगे ना भाई, बोल दो यस नो, इतना तो बोल ही सकते हो। एक क्वेश्चन आता है हरियाणा एडीए के अंदर, कई बार पूछा गया है, 2017 में भी और 2018 में भी। सीधे सीधे डेट ऑफ एनफोर्समेंट पूछी गई है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की, इंडिया ने जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उनकी। तो लेटेस्ट जो एग्रीमेंट्स हैं बस उनको देखेंगे हल्का सा, है ना। क्या है, इंडिया मॉरिशियस सीईसीपीए। सीईसीपीए क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, क्या है सीसीपीए, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और ये है सीसीपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईसीपीए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईसीपीए इंडिया मॉरिशस के बीच में हुआ कब, 22 फरवरी 2021 और 1 अप्रैल 2021 को फोर्स में आया। डेट ऑफ एनफोर्समेंट पूछ रखा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता 2016 में, और 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस डेट को वो एनफोर्स हुआ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है ना, तो वो 2017 के क्वेश्चन पेपर में। और 2018 में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लास्ट ईयर ये एग्रीमेंट हुआ था, बताओ किस डेट को लागू हुआ। डेट हल्का सा याद रखने की कोशिश कर लेना, ये दोनों ही डेट्स कब साइन हुआ, कब एनफोर्स हुआ। इंडिया मॉरिशियस 22 फरवरी 1 अप्रैल 2021। इंडिया यूएई सीपीए 18 फरवरी को साइन हुआ 2022 में और 1 मई को लागू हुआ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए 2 अप्रैल 2022 को हुआ, 29 दिसंबर 2022 को लागू हो गया। और इंडिया ईएफटीए किस किस के साथ हुआ, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टीन के साथ 10 मार्च 2024 को हुआ और 1 अक्टूबर 2025 को लागू हो गया। ये 2025 के बाद वाले बहुत, मतलब 2025 2026 के 4-5 याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है इसमें से कोई ना कोई पूछ ही लेगा। इंडिया यूके सीईटीए कब हुआ, तो 6 मई को कंक्लूड हुआ और साइन हुआ 24 जुलाई को। शेड्यूल्ड है 15 जुलाई को लागू हो जाएगा।
इंडिया ओमान सीईपीए कब हुआ? 18 दिसंबर 2025 और 1 जून 2026 को लागू हो गया। और इंडिया ईयू एफटीए जो मैंने अभी डिस्कस भी किया था, वो 27 जनवरी 2026 को कंक्लूड हुआ है, अभी फोर्स में नहीं आया है, अभी कुछ देशों के साथ ही फोर्स में आया है। ठीक है। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए अभी नेगोशिएशंस कंक्लूड हुई है 22 दिसंबर को, लेकिन अभी फोर्स में नहीं आया है। और इंडिया यूएस के अभी नेगोशिएशन चल ही रहे हैं। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या है इनके। इसके अलावा कुछ एग्रीमेंट्स हैं, इंडिया ईएफटीए है और टीईपीए है। ईएफटीए कौन कौन से हैं? अच्छा नहीं, ये वाले सारे सेमीकंडक्टर्स और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, उससे रिलेटेड है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये एग्जाम में। क्या कह रहा है? इंडिया यूएस सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप एमओयू साइन हुआ है 10 मार्च 2023 में। इंडिया जापान सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप जुलाई 2023 में। क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई, क्वाड के अंदर कौन कौन से नेशंस आते हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 देश आते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वाड। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग इस साल इंडिया में ही होना था, 2025 में होना था। अभी तक 2025 वाला नहीं हुआ है, वो पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, अभी ये इंडिया यूएस रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे। एक इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल एमओयू है जो 2024 में साइन हुआ है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है एमएसपी, जो 2023 के अंदर इंडिया ने ज्वाइन किया है। ठीक है, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन भी है और इंडिया का एआई मिशन भी है, तो उन दोनों को भी हम लोग देखेंगे आगे आगे क्लास में। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं, जो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं और सबसे ऊपर कौन कौन से यूएन के अंदर कौन कौन सी बॉडीज है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रीजनल ग्रुपिंग्स कौन कौन सी हैं, जैसे नाटो है, ब्रिक्स है, एससीओ है, बिम्स्टेक है, जीसीसी है। तो इन सारी कंट्रीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। एक ये ट्रेड रूट है आईमैक, है ना, इसके अंदर इंडिया, यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब पार्टनर है। आईमैक क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ट्रेड रूट की लड़ाई है ना। ट्रेड रूट जो जनरली ट्रेड रूट है वो ये है, हम लोग यहाँ से जाते हैं जिब्राल्टर वाटर स्टेट से निकल के स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, पूरे यूरोप में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे सुएज कैनाल है, ये बाबल मानदेव है। रेड जो बाबल मानदेव है वो भी चोक पॉइंट है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है, एडन की खाड़ी से, और इवेंचुअली फिर ये अरेबियन सी से जुड़ जाती है। ठीक है, इस वाले ट्रेड रूट, ये तो जनरल ट्रेड रूट है हमारा, जिसको हम लोग सदियों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। फिर एक ये ट्रेड रूट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होके जाता है और यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेड करते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट से। और इस ट्रेड रूट को ये ट्रेड रूट अभी बंद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से। यहाँ पर गल्फ ऑफ कौन सी है, पर्शियन गल्फ और ओमान, गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। ठीक है, तो यहीं पर ट्रेड रूट भी अब डाइवर्सिफाई और स्ट्रेटेजिकली सारे बनते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकना, बस पानी भर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो आईमैक जिसके बारे में अभी हम देख रहे थे, उसमें क्या है कि ये जो वेस्टर्न लॉबी है वो चाहती है कि हम लोग यहाँ से ओमान आए, ओमान से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, और फिर इसराइल, इसराइल में हाइफा पोर्ट से माल अनलोड करें, मतलब शिप में लोड करें, और यहाँ ग्रीस में जाएं, इटली में जाएं, फिर यहाँ से हम लोग ट्रेड करें। इस रूट से ट्रेड चाहता है कौन? कि वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि हम यहाँ से ट्रेड करें। ठीक है, और
रशिया चाहता है कि ये चाबहार पोर्ट है और यहाँ से हम लोग ट्रेड करें इस रूट से। इस रूट को बोलते हैं INSTC। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं ये। एक ग्लोबल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है। बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल होता है जो हम लोग ये सीवेज स्लज होता है, या फिर जो म्युनिसिपैलिटी का कचरा होता है, जो खाने पीने का कचरा होता है, खाना फूड वेस्ट है, या फिर जो फार्म वेस्ट है, उनको क्या करते हैं, उनको बिना हवा के वैक्यूम के अंदर हीट करते हैं, जिससे वो बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जलते नहीं है, बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा IPEF सप्लाई चेन एग्रीमेंट 2024 फरवरी के अंदर फोर्स में आया, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत, और सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए है। क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई नेटवर्क है, इसको ये हम लोगों ने 2024 में किया, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताकि हम लोग सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या हो सके, हम लोग डिपेंडेंस को कम कर सके सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में चाइना के ऊपर, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के लिए पूरी दुनिया किसके ऊपर डिपेंडेंट है? चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि रॉ मटेरियल पूरा का पूरा कौन कंट्रोल करता है? जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट कौन करता है? तो दुनिया भर में जितना भी रेयर अर्थ मिनरल है उसका एक्सट्रैक्शन 60% चाइना करता है। 90% सप्लाई चेन चाइना के हाथ में है। तो चाइना क्या है इसके अंदर? मोनोपोली है उसकी। तो उसके ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर्स को लेकर अभी बहुत ज्यादा चिंतित है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन हमने ये किया है। इसके अलावा अर्ट स्पेस और साइंस के अंदर अर्टमिस अकॉर्ड है, 21 जून 2023 को किया, US के द्वारा है ये, और इंडिया इसका 27 सिग्नेटरी बनता है। और इसके अलावा एक ही है निसार, नासा इसरो मिशन कोऑपरेशन, इसका नाम है निसार, नासा इसरो अपर्चर रेडार, ठीक है। अपर्चर रेडार भेजने की बात है, और इसमें क्या होगा कि पूरी अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन से मेल्टिंग आइस, अगर कहीं पे बर्फ पिघल रही है या कोई इकोलॉजिकल चेंज हो रहा है तो उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया फ्रांस स्पेस कोऑपरेशन है, कंटिन्यूइंग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है हमारा दोनों का, इंडिया और फ्रांस का, ठीक है। इसके अलावा 25 क्वेश्चन यहाँ पर, 20 क्वेश्चन यहाँ पर निकाले हैं मैंने, इनको पढ़ लेना। इनको पढ़ने के बाद बिल्कुल आधा घंटा लगेगा, इसको पढ़ने के बाद बिल्कुल आधा घंटा लगेगा। बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक PDF शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। उसके अंदर 50 क्वेश्चन है। उन 50 क्वेश्चंस को कल की क्लास से पहले पहले निपटा लेना। कल की क्लास होने से पहले पहले उन 50 क्वेश्चंस को एक बार कर लेना, ठीक है। कर लोगे ना? इतना कर लोगे ना? बोलो हाँ या ना। टिया जी, सुमित जी, रितु जी, हाँ जी, ठीक है सुमित जी। चलो, तो कल की क्लास से पहले पहले आप लोगों को क्या करना है, केवल 50 क्वेश्चंस दूंगा, उन 50 क्वेश्चंस को करना है। उन 50 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आए तो वो कल की क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। और वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हरियाणा ADA में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। और इस हरियाणा ADA की जर्नी में मैं आप लोगों का जितना साथ दे सकूंगा, जितनी मदद कर सकूंगा, उतनी मैं मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टिया जी।